अदनान के जी स्कूल का तालिब इल्म था। वो बहुत समझदार और ज़हीन लड़का था। इसकी छोटी बहन सीमी भी बहुत समझदार थी। दोनों बहन भाई आपस में बड़ी मोहब्बत रखते थे। हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। पढ़ाई लिखाई से उन्हें कुदरती तौर पर बहुत लगाव था। पढ़ाई के अलावा उन्हें कोई खेल अगर पसंद था तो वो था दौर की चीज़ों पर गुलेल से निशाना लगाना। फारिग वक्त में दोनों गल्ले लेकर बागों में निकल जाते और घंटों बेमकसद चीज़ों को अपना निशाना बनाकर दिल बहलाते रहते थे। यही वजह थी कि उनका निशाना निहायत पुख्ता था और कभी चौकुत्ता नहीं था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों बहन भाई ने अपने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया, जहां उनके दादा की आबाई हवेली थी। जब वो गांव गए तो उन्हें गांव का कुदरती और साफ सुथरा माहौल बहुत ज्यादा पसंद आया। हर तरफ बिखरा हुआ सब्जा और दूर तक लहलहाते सरसब्ज और शादाब खेत आंखों को एक खुशगवार ताजगी बख्श रहे थे। गांव वालों के तैयार करदा खालिस देसी घी, दूध और मक्खन से मुज़य्यन खाने खाकर वो बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज हुए। अलबत्ता एक बात उन्होंने खास तौर पर नोट की कि तमाम गांव वालों के चेहरे वीरान वीरान से थे और उनकी आंखों में नामालूम खौफ की गहरी परछाइयां नजर आ रही थीं। शाम होते ही वो सब अपने अपने घरों में आ जाते और फिर कोई बाहर नहीं निकलता था। दादाजी, आप हमें बताएं कि इस गांव के लोग इतनी जल्दी शाम के वक्त घरों में क्यों बंद हो जाते हैं? हमारे यहाँ तो इस वक्त खूब चहल पहल होती है। अदनान ने अपने दादा से सवाल किया। हाँ बेटा, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन वो शहर है और ये गांव है, दादा जान ने जवाब दिया। बेटा जानी, पिछले कई सालों से सुना है कि इस गांव में कुछ खौफनाक भूतों ने बसेरा कर लिया है। जमींदार की हवेली बरसों से लावारिस पड़ी हुई थी। अब इस हवेली को भूतों ने अपना मस्कन बना लिया है। शाम के बाद तो अलिफादेर जाने की बात ही क्या, लोग घरों से निकलते हुए भी सख्त डरते हैं। अदनान ने निहायत ही हैरत से कहा, भूत क्या? किसी ने दिन को भी उन्हें देखा है? दादा जान कहने लगे, जो भी भूला भटका अलिफादेर निकल जाता है तो जोर जोर से घंटियां बजने लगती है। कभी भूत बनते हैं और कभी रोते हैं। एक अजनबी का तो मारे खौफ से हार्ट फेल हो गया था। हवेली से कुछ फासले पर उसकी लाश पड़ी हुई मिली थी। दोनों बहन भाई हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रात को सीमी ने भाई से मालूम किया, दादा जान जो कुछ कह रहे थे क्या वो सब सच था? अदनान ने कहा, सुना तो यही है कि भूत होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं इसके मुताल्लिक कुछ कहना मुश्किल है। क्यों ना हम उनको देखें, तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमी ने सहम कर कहा। और अगर वो हमको चिमट गए तो? अदनान ने हंस कर कहा, तो हम भी उनसे चिमट जाएंगे। डरपोक कहीं की सीमी ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे नाश्ते के बाद दोनों बहन भाई गल्ले संभाल कर घूमते फिरते इस वीरान हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली ऐसे वीरान और उजाड़ मकाम पर वाक़ई थी कि दौर से देखते ही उन्हें झरझरी आ गई, लेकिन हिम्मत करके छत्ते छुपाते वो इस हवेली के खंडरों के नजदीक पहुंच गए। अचानक अदनान को एक आहट सुनाई दी तो दोनों करीबी घनी झाड़ियों में छप गए। फिर सीमी के मुंह से मारे दहशत के जोरदार चीख निकल ही जाती अगर अदनान बर वक्त उसके मुंह पर हाथ ना रख देता। अचानक ही एक काला कलविटा देव की शक्ल का आदमी, जिसके तमाम जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, उनके सामने से गुजरकर हवेली के वसी और अरीज बाग में कहीं गायब हो गया। भौ भौ भूत सीमी के मुंह से खौफजदा अंदाज में निकला। अदनान ने कोई जवाब ना दिया। वो बड़े गौर से अलिफादेर को देख रहा था जिधर वो भूत जाकर गायब हुआ था। इसने सीमी को वहीं रुकने का इशारा किया। भैया आगे मत जाओ, कहीं वो भूत तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, सीमी ने कहा। बस तुम एक मिनट ठहरो, मैं अभी वापस आता हूं। अदनान ये कहकर आगे बढ़ गया। काफी देर गुजर गई मगर अदनान वापस ना आया। अब तो सीमी को यकीन हो गया कि वो जरूर भूत के काबू में आ गया है। फिर इसने अदनान को वापस आते देखा तो उसकी जान में जान आई। सीमी ने वाज़े तौर पर यह महसूस किया कि अदनान के चेहरे पर घबराहट के गहरे असरात मौजूद थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जल्द अज जल्द इस जगह से वापस चला जाना चाहता हो। भैया, क्या तुमने अंदर भूत को देखा है? सीमी ने पूछा। हाँ, अंदर तो बहुत से खौफनाक शक्लों वाले भूत मौजूद हैं। सीमी ने दरियाफ्त किया, तुम्हें किसी भूत ने तो नहीं देखा? अदनान बोला, अगर देख लेते तो मैं इस वक्त यहां कैसे होता। मेरी लाश भी इस अजनबी की तरह हवेली से कुछ दूर पड़ी मलती। सीमी ने कहा, अब वापस चली।
अदनान इसका बाजू पकड़कर तेजी से दौड़ता हुआ हवेली से दूर होने लगा। रास्ते में सीमी ने कहा, ओ दादी अम्मा कहती हैं कि भूत तावीज गंडों से मारे जाते हैं। अदनान ने कहा, लेकिन हम उनको डंडों से मार मार कर भूत बना देंगे। सीमी ने पूछा, लेकिन भूतों को डंडे की चोट कहाँ लगती है? अदनान बोला, डंडे पर मंत्र फूंक कर मारेंगे। ऐहा, तब तो मैं भी उनको गुलेल से निशाना बनाऊंगी। अदनान बोला, जल्दी चिल्लू, कहीं भूत हमें देख ना ले। दोनों बहुत जल्द गांव पहुंच गए। अदनान ने कहा, हम दादा जान को बताए बगैर शहर जाएंगे और फिर रात से पहले लूट आएंगे। फिर वो दोनों ही शहर रवाना हो गए। एक पगडंडी पार करके उन्हें सड़क पर बस नजर आई। बस में सवार होकर जब उन्होंने शहर के पुलिस स्टेशन जाने के लिए 2 टिकट लिए तो कंडक्टर समेत तमाम मुसाफिर उन्हें हैरत से देखने लगे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने अंदर जाकर थाने के इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया। इंस्पेक्टर ने दोनों बच्चों को कुर्सियों पर बैठने के बाद आने का मकसद बयान करने को कहा। अदनान और सीमी की ज़बानी तमाम कहानी सुनकर पहले तो इंस्पेक्टर को यकीन न आया। जब उन्होंने कस्में खा खा कर यकीन दिलाया तो फिर इंस्पेक्टर सिपाहियों समेत उनके हमरा चलने को तैयार हुआ। इंस्पेक्टर दोनों बच्चों को साथ लेकर पुलिस लारी में सवार होकर वीरान हवेली की तरफ चल दिया। जब लारी हवेली से कुछ फासले पर रुकी तो इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हवेली को घेरे में लेने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद वो वहशी भूत इनके कब्जे में आ चुका था। वो अपने हल्क से बड़ी अजीब और गरीब आवाजें निकाल रहा था। तब इंस्पेक्टर ने धमकी दी तो वो खामोश हो गया। इंस्पेक्टर ने इससे हवेली के अंदर जाने का रास्ता दरियाफ्त किया तो वो लाइलमी जाहिर करने लगा। इसी वक्त सीमी ने गुलेल से इसके सर का निशाना ले लिया और दूसरे ही लम्हे वो सर पकड़कर नीचे बैठ गया, मगर अब भी खामोश ही रहा। दूसरी बार अदनान ने इसके सर का निशाना लेकर एक पत्थर गुलेल से मारा तो इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो बोलने लगा, बताता हूँ। फिर इसने एक कब्र के पास बैठकर कोई चरखी घुमाई तो एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर उठा और नीचे जाने के लिए एक लिम्बाज बीना दिखाई दिया। उन्होंने वहशी भूत को बांधकर एक तरफ झाड़ियों में छुपा दिया और खुद नीचे उतर गए। नीचे काफी तादाद में मशीनों पर बहुत से आदमी काम कर रहे थे। हैंड्स अप, इंस्पेक्टर पिस्तौल तान कर गिर जा। तमाम मशीनें उसी वक्त रुक गईं। पुलिस के सिपाहियों ने तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, ए अच्छा, तो वो अब ही हैं जिनकी बरसों से हमें तलाश थी और तुम यहां नकली नोट छापते रहे। नहीं साहिब, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, असल साहब तो अल्फादेर खड़ा है। एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा। तुम सब की मौत बनकर का यक इंस्पेक्टर के पीछे खड़े निकाब पोश ने कड़क कर कहा, गदारू, आज मैं तुम सबको भून कर रख दूंगा। निकाब पोश ने कहा। इसके जिस्म पर सिया लिबास था और हाथ में एक जदीद मशीन गन थी। अचानक ही वो हाय कहकर पीछे गिर पड़ा। सीमी का सच्चा निशाना इसकी एक आंख पर पड़ा था। मशीन गन इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। सिपाहियों ने आगे बढ़कर फौलादी बूटों से इसे बुरी तरह मारा और गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहना दें। जब इसका निकाब इंस्पेक्टर ने उतारा तो हैरत से एक कदम पीछे हट गया। इसके मुंह से बेइख्तियार निकला, खना साहिब तो ये आप हैं। अब जो इस मुख के अवाम का दर्द दिल में लिए शहरों शहरों घूमा करते थे और मुख से वफादारी का दम भरा करते थे, अब ये घिनौना धंधा करते तुफ है। अब तो मुख को कौम के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए हैं। फिर पुलिस वालों ने बच्चों को कंधों पर बिठाकर जुलूस निकाला। तमाम गांव वाले इन बच्चों के कारनामे पर अश अश करने लगे। गवर्नमेंट ने उन्हें भारी इनाम व इकराम दिया। मुल्क के तमाम मशहूर व मरूफ अखबारात ने उनके कारनामे को नुमाया शाये किया। फिर गवर्नमेंट ने वीरान हवेली को अपने कब्जे में लेकर वहां पर अदनान और सीमी की ख्वाहिश पर एक निहायत शानदार स्कूल बनाया, क्योंकि इस गांव में बरसों से कोई स्कूल नहीं था। बच्चों के इस शानदार कारनामे पर गांव के लोगों को उनका बरसों से खोया हुआ अमन और सुकून वापस मिल गया और साथ ही गांव के बच्चों की तालीम के लिए एक आला दरसगाह भी मारज वजूद में आ गई, जिसमें गांव के बेशुमार बच्चे तालीम हासिल करने लगे। गांव वाले अदनान और सीमी की दिन रात तारीफें करते रहते थे। जब अदनान के दादा जान और वालिदैन को इस कारनामे का पता चला तो वो बहुत खुश हुए।